हेलो। हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद। कैसा है? बैठ जाइए। देखो, अंगीकृत। इस बच्चे ने दो सवाल पूछे। पहला, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने में क्या अंतर है? देखो, ये तीनों बातें एक ही बात होती है। अंगीकृत यानी स्वीकार किया, आत्मर्पित यानी आत्मा में डाला, अधिनियमित कर दिया। ठीक है। तो तीनों एक ही प्रकार की चीजें हैं, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। तीनों शब्द प्रयोग किए गए 26 नवंबर 1949 को। एक बच्चे ने पूछा, यहूदी अगर जन्म के साथ ही इजराइल का नागरिक हो जाएगा, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो? हाँ हाँ, सही है ये बात। यहूदी के लिए है, ये इजराइल का लॉ है। सर, बाल्य अवस्था क्या है? बेटा, आप तुम अपनी तो देख नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के बाद तुम्हें देखने का मौका मिल जाएगा। बाल्य अवस्था को कहते हैं बाली उमरिया। चलो, हेडिंग क्या बोले सर, क्या पढ़ा रहे थे? खत्म? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा नारिता? आज मौसम बड़ा अच्छा है। आज मौसम बड़ा सुहाना है? आज मौसम बड़ा दीवाना है, लगता है बादलों ने जमीन से मोहब्बत कर ली। आया ना? है ना? क्योंकि जब बादल जमीन से बगावत करते सूखा पड़ती है, तो मोहब्बत करते तो बारिश पड़ती है। हाँ या ना? तो आज बादलों ने, लगता है, जमीन से मोहब्बत कर ली है और सबको परेशान करने की साजिश कर दी है। सर, मौसम क्या अच्छा है, 2 दिन से बिजली नहीं है, कैसे फोन चार्ज करें? अबे गधे, फोन को मत चार्ज कर, खुद को चार्ज कर। अच्छा, बीपीएससी ने एक नया, इसका ज्ञान संवर्धन मैंने आपको रात को ही कर दिया था। वैसे किसी की समझ में नहीं आया तो बताओ। आपको घबराने की जरूरत है उसके लिए। देखो, सही ट्रिक बताऊं, क्या तरीका है, ट्रिक समझो। ट्रिक समझो, इसको कैसे समझना है। देखो, आपको क्या करना है राजा, कि जैसे क्वेश्चन है, हेलो, अब क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्वेश्चन नंबर है। हर ऑप्शन के सामने ऑप्शन होगा ए, बी, सी, डी। और अब नया क्या होगा? जोर से बोलो। ए, बी, सी, डी, ई। ए, बी, सी, डी, ई। क्या होगा? ए, बी, सी, डी, ई। ए, बी, सी, डी, ई। अब पता है बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे? पता है गलती क्या गलती करेंगे इसमें? देखो, पहले क्या था, मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बार में समझ लो, फिर बाद में मत कहना, क्योंकि आधे लोगों को खुद समझ में नहीं आए। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम पे लोग मत ध्यान दो, मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, प्रॉब्लम की नहीं। यहाँ देखो, पहले आपने आंसर टिक किया, पहले का आंसर मान लो बी है, दूसरे का आंसर मान लो सी है, तीसरे का आंसर मान लो ए है, चौथे का आंसर आपको नहीं पता। नहीं पता तो आप इसे खाली छोड़ देते थे कि मैं इसको नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, और आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगा दिया डी। डन? डन। अब क्या है कि जो आपने खाली छोड़ा है ना, खाली नहीं छोड़ना है।
अगर आपने खाली छोड़ा तो 1/3 नंबर खाली छोड़ने का कट जाएगा। क्या समझे? तो आपको इसका आंसर क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है? और ई का मतलब नन ऑफ दी अबव नहीं है। ई का मतलब है नॉट अटेम्प्टेड। क्या मतलब है? मैंने इसको तुरंत ऑन द स्पॉट वो बना के तुरंत रात में समझाया, इसलिए क्यों मेरे पास कंफ्यूज होंगे लोग। इसका मतलब है नॉट अटेम्प्टेड, यानी अटेम्प्ट, अटेम्प्ट। अब पता है गलती कहां करेंगे बच्चे, क्या गलती करेंगे? हम जब एग्जाम देते थे पहले, तो ये गलती करते ऐसे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, चौथा नहीं हुआ तो छोड़ देते थे हम, और 5 पहुंच गए। आपको बिल्कुल यही करना है अब भी। आप ऑप्शन ई को समझो ही मत, वो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। डन। आप सारा पेपर सॉल्व कर लो, और जैसे आप पहले करते थे, जो प्रश्न आप छोड़ देते थे उन प्रश्नों का आप दोबारा ट्राई मारते थे, याद है आपको? ऐसे ही करते हो ना? हाँ, ऐसे अब करना है, ये गलती मत कर देना कि क्वेश्चन पे तुम सोचो कि ई भर दो, नहीं हो रहा, फिर दोबारा आओगे उस पे तो ई भर चुका होगा। तो क्या करना है, सारा पेपर सॉल्व करना है, लास्ट में 5 मिनट जो नहीं हुए उन पे आप ट्राई हमेशा मारते हो, 10 मिनट मारते हो। अब उन पे ट्राई मारते समय उन्हें खाली नहीं छोड़ना है, बस उनको ई ई ई ई ई ई भर देना है, खत्म। क्या है, टेंशन क्यों लेना है? बस इसका नुकसान ये हुआ कि ई ई भरने में समय लगेगा, समय। तो उसमें क्या है, इतना इतना परफेक्ट गोला भरना है, थोड़ा टच किया, खत्म 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 खत्म, वो तो ऑलरेडी नॉट अटेम्प्टेड है। आया ना? आज समझ आई ऐसा क्यों किया बीपीएससी ने? कि कुछ लोग कॉपी में गोले खाली छोड़ देते थे, और गोले खाली छोड़ने के बाद क्या करते थे कि उस गोलों को बाद में सेटिंग वेटिंग करके अंदर भरवा लेते थे। अब क्या होगा, वो ई ई ई गोला भरा रहेगा, तो अंदर गोला दोबारा नहीं भरा जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इसे सेटिंग वालों को नुकसान ऐसे नहीं होगा, जिसका सेटिंग है वो तो तब भी खाली छोड़ देगा, लेकिन उनको नुकसान होगा जिनका सेटिंग फेल हो गया और गोले खाली छोड़ दिए। हाँ, है ना? जिनका गोला खाली छोड़ दिए और अंदर सेटिंग फेल हो गया, अब क्या होगा? अब उसके नेगेटिव मार्किंग में जो किया था वो भी गया। हाँ या ना? तो इतना बड़ा लोड नहीं लेना है, सिंपल आपको ई ई ई गोला लास्ट में भरना है। लेकिन अब इसे बच्चे पता है गलती क्या करेंगे, मैं बना रहा हूं वीडियो में, ये रिकॉर्ड जाएगी नहीं कि मुझे पता है, पर आप लोग अपने आप इसे देख लेना। प्यारे बच्चे, आपको लास्ट में ई भरना है पूरा पेपर करने के बाद। कई बच्चे क्या करेंगे, यही ई भरते चले जाएंगे, तो फिर अगर उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो आपसे क्या होगा, वो क्वेश्चन जो है वो कई बार, ये व्यवहारिक ज्ञान है जो मैं बता रहा हूं, पेपर देके बैठे ना हम, तो सुनो, कई बार क्वेश्चन उस समय नहीं होता जब पेपर की कॉपी लेने वाला होता है, उससे 5 मिनट पहले हो जाता है। आया ना? आया ना? तो अब क्या करना है, अब वैसे पता है, वैसे भी हम जब जब एग्जाम देख के आते हैं तो गोले को 100 बार गिनते हैं कि 150 में से 120 कर दिए, 1 2 3 गिन लिए। अब आपको क्या करना है, सबका गोला लास्ट में ई ई ई लास्ट में भर देना है। तो आपको क्या आइडिया लगेगा, यानी ऐसे मान के चलो, ये काम तो मैं तो बहुत पहले से करता था, यानी मैं तो हमेशा अपने पेपर के पीछे लिख के लाता हूं कि कितने मैंने नॉट अटेम्प्ट, कितने मैंने नहीं किए। आप भी लिख के लाते होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे लिख के लाते होंगे कितने मैंने छोड़े हैं। अब बस क्या है, जो नहीं, जो छोड़े हैं उनका ई भर रहा है, पीछे लिख लेना इतना छोड़ दिए, काम खत्म। क्या है, इतना घबराना क्यों है? बस इतना समय लग गया कि पहले छोड़ देते थे, अब क्या है कि उसके गोले। और कितने ही क्वेश्चन छोड़ोगे, जो बच्चा 120 क्वेश्चन नहीं किया, 100 110 नहीं किया, उसका तो ऐसे ही नहीं होता, तो 25-30 गोले एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे बस। मुझे बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? 25-30 गोले भरने में जो समय जाएगा वो जाएगा। अभी बीपीएससी ने किया है तो तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते, जो उसकी पहल है अच्छी होगी, आपको बहुत लोड लेने की आवश्यकता। बस इतना ध्यान रखना है कि ये ई जो है नन ऑफ दी एबव नहीं है। क्या नहीं है? एबव नहीं है, इसका मतलब है नॉट अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्टेड।
कई बार लोग क्या करेंगे, इसको नन ऑफ दी अब समझ लेंगे कि इनमें से कोई उत्तर नहीं है तो ई उत्तर होगा। चलो समझ गए? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ता है, चलो ध्यान देखो। नेक्स्ट, आज अब हम टॉपिक पढ़ेंगे PIO, OCI एंड ये ऑल। सर अब टाइप से टेस्ट लीजिए, 5 ऑप्शन वाला BPSC के जैसा, अब इस टाइप से टेस्ट लीजिए बेटा। टेस्ट तो अब सर लेते हैं। ये बच्चा सवाल बहुत अच्छे पूछता है, पता तुम्हें? इसका साइज छोटा हाइट का, पर इसके दिमाग सही है। तुम कहां से हो? नेपाल से? नेपाल की सीमा से हो लग रहा है। देखा, भूगोल पढ़ा है बेटा हमने, गुड। ने, नेपाल की सीमा से हो, उसके इफेक्ट दिखता है उसके चेहरे पे, फेस पे नहीं। फेस पे दिखता है, बॉडी पे नहीं। देखो सवाल अच्छा है। कहां से हो तुम वैसे? कटिहार से? खगड़िया से? अरहरिया? अच्छा, गुड गुड गुड। देखो सवाल पूछा है कि यदि किसी अन्य देश का आम नागरिक अविभाजित भारत में नागरिकता ले सकता है। यदि किसी अन्य देश के आम नागरिक अविभाजित भारत में भारत की नागरिकता ले सकता है, क्या सवाल है? यदि किसी अन्य देश के आम नागरिक, मतलब किसी और देश का नागरिक है, वो अविभाजित भारत में पैदा हुआ था, वो जो आदमी है, तो भारत की नागरिकता ले सकता है। बाबू अभी ये पढ़ेंगे, भारत की नागरिकता ले सकते हो, फिर उस कंट्री की छोड़नी पड़ेगी नागरिकता, समझे? भारत में नागरिकता बीवी की तरह है, एक ही रह सकती है, दो नहीं। समझ आया? समझ आया? देखो समझ लो, नागरिकता और बीवी का संबंध बिल्कुल एक है। बीवी के साथ 3 प्रकार से संबंध समाप्त होता है। एक है समाप्त करना, एक है परित्याग करना, और एक है वंचित करना। तो अगर आपने दूसरी शादी कर ली, वंचित करना, तो अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो आपकी पहली शादी क्या हो जाएगी? अगर आप किसी अन्य देश के नागरिक बने तो आपकी नागरिकता समाप्त। परित्याग कैसे होता है? आप छोड़ सकते हो, परित्याग कर सकते हो। वंचित कैसे होते हैं? वंचित होते हैं अगर आप 7 साल तक बिना बीवी के बताए कहीं चले गए तो मरी गए। दूसरा दूसरा है अगर आपने देशद्रोह किया, मतलब पत्नी द्रोह किया, तो चले गए। तीसरा, आपने गलत प्रमाण पत्र दिखा के शादी करी तो भी गए। चौथा, शादी के हुए अभी 5 साल हुए नहीं है कि 2 साल जेल में चले गए, तो क्या ही फायदा उस शादी का? शादी गई, इसको याद रखना तो बस। गुड, नेक्स्ट। अगला, ये शादी टूटने का इसी कारण, इसके अलावा कोई कारण नहीं होता। यदि किसी देश के किसी क्षेत्र के पास अपनी संप्रभुता नहीं है, कोई ऐसा कंट्री जिसके पास अपनी संप्रभुता नहीं है, यानी वो संप्रभु राष्ट्र नहीं है, यानी उसे दुनिया के देशों ने स्वीकार नहीं किया, जैसे फिलिस्तीन, राइट? तो क्या कोई देश जिसके पास अपनी संप्रभुता है उस क्षेत्र को अपने राष्ट्र के अंदर मिला सकता है? अब भैया ये तो इजराइल फिलिस्तीन का ही तो विवाद है। संप्रभुता दुनिया निर्धारित नहीं करती। देखो अब संप्रभुता के अलग डायमेंशन है। अब हो सकता है कोई देश ये कह दे मैं तो फ्री हूं, मैं संप्रभु हूं, लेकिन दुनिया उसको देश ना माने, तो उसे क्या मानोगे तुम? संप्रभु है कि नहीं है? बताओ। जैसे इजराइल को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। फिलिस्तीन को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो संप्रभुता बड़ा हौच-पौच सिचुएशन है। अब तुम फिलिस्तीन को जीत सकता है क्या इजराइल? ये वही वाली पूछे ना तुमने, तो मिला, ऐसे नहीं मिला सकते आप। डन, बस। चलो गुड। अब हम पढ़ें थोड़ा सा। चलो देखो, अब आता है भारतीय मूल के लोगों के लिए। भारतीय मूल के लोगों के लिए, भारतीय मूल के लोग, देखो एक्चुअली क्या हुआ, हमारे कंट्री में ना 3 प्रकार के लोग हैं।
एक का नाम है PIO, क्या नाम है? एक का नाम है OCI, क्या नाम है? और एक का नाम है NRI, क्या नाम है? ये तीन आपने सुने? जोर से बोलो, सुने? सन 2000 में इनका भारतीय मूल के जो लोग थे, यानी ये दो, इसको छोड़ दो, ये दो, ये अलग हो गया, NRI सेपरेट, इन दोनों का अध्ययन करने के लिए, जो भारतीय मूल के लोग थे इनका अध्ययन करने के लिए सन 2000 में एक समिति बनी। उस समिति का नाम था अरे यार, उस समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी का पूरा नाम है लक्ष्मी मल सिंघवी, क्या नाम है? LM सिंघवी समिति बनी सन 2000 में, और LM सिंघवी समिति ने ये बताया, PIO कैटेगरी बनाई सन 2002 में, और OCI कैटेगरी बनाई सन 2005 में। यानी ये नागरिकता के दो कैटेगरी बनाई, जो लोग बाहर रहते हैं उनकी दो कैटेगरी हैं। अब PIO और OCI में क्या अंतर होता है? देखो, OCI वो लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं। OCI देखो, पहले समझो NRI क्या, NRI समझो NRI से एक्चुअली क्या होता है। जैसे आपके परिवार के लोग हैं, अब आपके परिवार से कोई बच्चा बाहर नौकरी करने चला गया, NRI की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। क्या होती है? जोर से बोलो। अप्रवासी, अप्रवासी, यानी ये अप्रवासी भारतीय। ऐसा कोई इंडियन जो इंडिया से 183 देश तक बाहर है, तो 184 में दिन वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? और NRI की कई सारी परिभाषा है। NRI होता है आपके आर्थिक स्थिति के आधार पे, तो वो भारत का नागरिक है NRI। अब मान लो OCI कौन होता है? OCI किसे कहते हैं? दो बच्चे यहां हो खड़े होके फास्ट, कौन कौन आएगा? एक ही आ जाओ, एक ही आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन, यहाँ इधर देखो, स्मार्ट लड़का है वैसे है। सचिन जो है, ब्याह हो गया? ब्याह वाला मतलब नहीं, ब्याह टूट जाएगा यहाँ पे आ गया तो। ये सचिन है। अब ये सचिन जो है, ये गया अमेरिका। अमेरिका जाएगा? कहाँ जाएगा? कहते पाकिस्तान क्यों भेजेंगे इसको? ये जाएगा अमेरिका। हाँ, अमेरिका या रूस या फिलिस्तीन भेज दें तुझे? अब ये गया, यहां से इसको भेजा हमने, रूस ही जाएगा। इसको रूस भेजा, समझो। अबे गधो, हंस रहे हो तुम? रूस एक देश है गधे। यहाँ देखो, ये गया घूमने है भाई। कहाँ और भेजते नहीं बता, ज्यादा हंस रहे हैं कि बेल्जियम भेज दें, फिनलैंड, फ्रांस। चलो ये रसिया गया घूमने, डन। ये ऑनलाइन वाले कह रहे हमें नहीं दिख रहा, चलो रसिया गया। अब ये जब गया तो इसको 183 दिन हुए, ये भारत का नागरिक है, तो इसे NRI कहेंगे। क्या कहेंगे? अब इस सचिन ने वहां गया, ये वहां जाने के बाद ये रहा, और रहने के बाद वहीं रहा, और वहीं इसने क्या करी? शादी कर ली। क्या कर ली? अब सचिन ने वहां शादी कर ली लूलिया से। लूलिया, लूलिया वंतूर है, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं। अब इसने शादी कर ली लूलिया वंतूर से। किससे कर ली? अब इसको मिल गई वहां की रूस की नागरिकता। क्या मिल गई? तो अब ये सचिन जब वहां का नागरिक बन गया, तो ये कहलाया OCI। क्या कहलाया? क्या कहलाया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होती है? सिटीजन ऑफ इंडिया। इसे कहते हैं OCI। क्या कहते हैं? अब इसके बाद ये सचिन वहां रहा। अब सचिन और लूलिया के बच्चे हो गए। अब जो सचिन लूलिया के बच्चे हुए, इन बच्चों से कहेंगे PIO। जाओ सचिन तुम बैठो बेटा। अब सचिन और लूलिया के जो बच्चे हुए, इनसे क्या कहेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन। क्योंकि इनका पिताजी कहां का है? कहां का है? इसे कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन, भारतीय मूल के लोग, इंडियन ऑरिजन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन। अब देखो हुआ क्या, अब जो OCI है ये सचिन है। अब सचिन डायरेक्ट इंडिया का है, तो इसके पास ज्यादा सुविधाएं थी। ये भारत में कभी आ सकता था, इसका कार्ड बनता था, OCI कार्ड कहते थे। और जो PIO है, इनका कार्ड थोड़ा नॉर्मल होता था,
ये ज्यादा बार नहीं आ सकते, इन दोनों में अंतर था। अब क्या हुआ कि मोदी जी के घूमने रूस, तो मोदी जी से लूलिया बोली, लूलिया ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी ने कहा लूलिया जी बोलिए। तो अब क्या हुआ, कहा कि एक बात बताओ, जब मैं और सचिन जाते हैं इंडिया तो हमारे पास ज्यादा फैसिलिटी है, हमारा कार्ड ज्यादा उपयोगी है, लेकिन जब मोदी जी ये बच्चे जाते हैं तो इनका कार्ड थोड़ा हल्के लेवल का है। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप कि हम और बच्चे समान हैं, ये सचिन और लुलिया के बच्चे, इनका नाम जो भी होगा, ये सब समान है। तो मोदी जी ने कहा लुलिया जी आज से, मोदी जी ने 2015 में गए और मोदी जी बोले लुलिया जी आज से सब क्या कहलाएंगे, और मोदी जी ने पीआईओ कैटेगरी किसमें मर्ज कर दिया, ओसीआई। और आज केवल कौन सी कैटेगरी है, तो 2015 में मोदी जी ने इस पीआईओ को क्या बना दिया, ओसीआई बना दिया। अब आपको पढ़नी है ओसीआई कैटेगरी, पीआईओ क्या हो गई, खत्म। अब ओसीआई पीआईओ क्या है, एक ही होते हैं। अब ओसीआई कौन बनते हैं, ओसीआई कार्ड किसका बनता है, समझो। देखो ओसीआई यानी अब क्या पढ़ेंगे हम, ओसीआई। तो ओसीआई कार्ड किसका बनता है, समझ आ रहा है पूरा, नहीं आ रहा कहानी, आ रहा है कहानी समझ। यानी अब सचिन और सचिन के बच्चे और लुलिया सब एक ही जैसे हैं, कोई दिक्कत की बात। पहला कार्ड किसका बनता है, तो लूलिया का कार्ड बनेगा अगर किसी महिला ने किसी भारतीय पुरुष से शादी कर ली, अगर किसी, अरे क्या हो गया, यानी किसी पुरुष या महिला ने भारतीय व्यक्ति से, भारतीय नागरिक से शादी कर ली, लेकिन शादी को 2 साल हो गए हो, ऐसे थोड़े ना मोदी जी कह देंगे कि लुलिया जी, नहीं, शादी को 2 साल हो गए हो और शादी जो करी हो पंजीकृत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अगर शादी पंजीकृत है, पहले इसमें केवल पुरुष था कि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी कर ले तो उसे क्या मिलेगा, उसकी शादी को 2 साल हो गए और शादी अगर रजिस्टर्ड है तो उस महिला को ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। समझ आया, समझ आया, आया समझ। अगला दूसरा ओसीआई कार्ड बनने का तरीका क्या है, तरीका नंबर 2 है कि ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को, याद करो आर्टिकल नंबर 5, 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे या नागरिक बनने के योग्य थे, नागरिक बनने के, उनके वंशज क्या होंगे, उनके, यानी या तो आप पूर्वज कह लो, आप ऐसे कह लो कि आज जो लोग हैं, आज मान लो कोई आदमी रह रहा है और उसके पूर्वज 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे या बनने के योग्य थे, उनके जो बच्चे होंगे उनका ओसीआई कार्ड बन जाएगा। जैसे मान लो कल्पना चावला है, अभी बहुत लंबे समय से बाहर रह रहे हैं, सुनीता विलियम्स से लंबे समय से बाहर रह रहे हैं, या और कोई, या मान लो कल को प्रियंका चोपड़ा है, निक जॉन है, अब बहुत समय के बाद इनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो अब ये यानी किसी के माता पिता 26 जनवरी पूर्वज जो भी था 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या थे एलिजिबल और बी, तो उनके जो वंशज होंगे, वंशज यानी उनके पोते नाती ये सब, वो भारत के ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं। याद रखो ओसीआई कार्ड है, नागरिकता नहीं है। क्या बोला मैंने, क्या है, ये कार्ड है, ये कार्ड उनके लिए। अब सचिन है, हमारा सचिन चला गया रूस, तो अब सचिन इंडिया आएगा तो और कोई रूस से इंडिया आएगा, दोनों में अंतर है कि नहीं है, हाँ या ना। तो सचिन को थोड़ा कार्ड की फैसिलिटी है, बार बार आएगा, इसको बार बार वीजा नहीं लेना, एक बार आएगा, बार बार पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करानी, लंबे समय तक भारत में रह पाएगा। अब कोई और लड़की है और लूली आई तो अंतर है कि नहीं है, अंतर होना चाहिए, शादी कर ली तो अंतर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, इंडिया की भाभी हो गई वो। आगे देखो तुम, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र जो 15 अगस्त 1947 के बाद, देखो थोड़ा सा टिपिकल है ये चीज, लेकिन आपको आसानी से याद करने को, सवाल वाल नहीं पूछता इससे, दिमाग में सेट रखो। ऐसा कोई क्षेत्र जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जो 15 अगस्त 47 के बाद क्या बना है, भारत का, कहां का हिस्सा बना है, तो जो क्षेत्र भारत का हिस्सा बना उसके बाद उस क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों के वंशज कौन होगा, वंशज। सपोज करो सिक्किम है
अब सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का हिस्सा बना इसके बाद बना, इससे पहले बना? बाद या पहले? तो जो लोग सिक्किम में, मान लो कोई आदमी सिक्किम में पैदा हुआ 1960 में, कोई सिक्किम में बच्चा पैदा हुआ, या किसी के माँ बाप 1960 में सिक्किम के नागरिक थे 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 अब वो बच्चा 1960 में चला गया अमेरिका। कहां चला गया? अब सिक्किम 1975 में कहां का हिस्सा बन गया? कहां का बन गया? अब बताओ, पहले जो बच्चा था ये यूएसए में रहता था, इसका सिक्किम का कार्ड बना होगा। अब सिक्किम किसका हिस्सा बन गया? अब इसका कहां का कार्ड बनेगा? आया समझ? आया समझ? यानी कोई भी क्षेत्र जो 15 अगस्त 47 के बाद अगर भारत का हिस्सा बना है, तो उनके जो पूर्वज रहे होंगे उस आधार पे आज उनका भारत का ओसीआई कार्ड बनेगा, क्योंकि वो कहां मिल चुके? कहां मिल चुके? तो यह है ओसीआई कार्ड की शर्त है। तो या तो पुरुष से विवाह कर लो, या इसके बाद आओ, या इसके बाद आओ, इस आधार पे आपका बन सकता है ओसीआई कार्ड। क्या बन सकता है? ओसीआई कार्ड। और जिसका भी ओसीआई कार्ड बनेगा, इसके बहुत सारे लाभ है। क्या लाभ है? इसका पहला लाभ यह कि इस आदमी को भारत में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। अब वीजा क्या होता है? वीजा यानी वेरिफिकेशन होता है, जब आप आते हो तो वीजा मिलता है। तो इसकी एंट्री ना वीजा फ्री होगी, इसको बार बार वीजा नहीं लेना पड़ेगा। एक बार आएगा तो लंबे समय तक रह पाएगा, लॉन्ग टाइम स्टे कर पाएगा इंडिया के अंदर कंपेयर टू अदर लोगों के। तीसरा, इसका बार बार पुलिस में वेरिफिकेशन नहीं होगा। बार बार पुलिस इसको पूछेगी नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, यहां क्या काम है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, ओसीआई कार्ड धारक भारत के नागरिक नहीं होते। ये भारत के सिटीजन होते नहीं होते? ये भारत के सिटीजन नहीं होते, नागरिक नहीं होते। इनके पास भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये भारत में कृषि भूमि, एग्रीकल्चर जमीन नहीं खरीद सकते। डन? तो ये हो गया आपका ओसीआई कार्ड। एनआरआई कौन होते हैं? तो एनआरआई तो भैया बाबू, एनआरआई गुरुजी सब होते हैं। एनआरआई तो वो लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं। ये भारत के वोटर होते। ये भारत के, पहली बात तो कौन होते? नागरिक होते। कौन होते? दूसरा, इनके पास भारत में क्या देने का अधिकार है? ये भारत में वोटर है या नहीं है? एनआरआई तो हमारी तरह, बस उनके पास क्या है, एक अलग से विशेष खाता होता है, वो जिसमें पैसा भेजते हैं, इसे कहते हैं प्रायोरिटी अकाउंट। मैं बताऊं बेसिकली एनआरआई कौन होता है, सुनो। अरे ठीक है हो गया। काई लड़ रहे, कौन है? देखो, एनआरआई कार्ड किसका बनता है? एनआरआई का मतलब है, ऐसे मान के चलो कि आपके परिवार में ऐसा कोई बच्चा जो बहुत बढ़िया बाहर बिहार से नौकरी करता हो, उसे आपके घर में क्या कहते हैं? नौकरी वाला, एनआरआई। वैसी एनआरआई है, यानी ऐसा आदमी जो विदेश से मोटा पैसा कमा के लाता है, उसे क्या कहते हैं? और उसी पैसे की औकात के अनुसार उसका कार्ड बनता है। तो एनआरआई कार्ड में जरूरी नहीं 183 दिन हो। आपके न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, अखबार में पढ़ोगे, या नेट पे देखोगे, तो कहीं आपको 120 दिन भी मिलेगा। ये औकात के अनुसार है। ज्यादा कमाते हो जल्दी बन जाएगा, कम कमाते हो लेट बनेगा। इनका एक खाता होता है, और उस खाते में पैसे भेजते हैं, उसे कहते हैं रेमिटेंसेस। क्या कहते हैं? और इसीलिए इनको ज्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि डॉलर भेजते हैं। क्या भेजते हैं? तो इनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि ये बहुत काम के होते हैं, क्योंकि इनके पैसे से भारत के बहुत सारे काम चलते हैं। तो इसे कहते हैं एनआरआई कार्ड। आया समझ? आया समझ? बोलो। खत्म? तो लिखो। हेडिंग, सबसे पहले एक लाइन लिखो, भारतीय मूल की लोगों की, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के अध्ययन के लिए सन 2000 में हाँ कर सकता है सत्यम। सन 2000 में एल एम लक्ष्मीमल सिंघवी, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी,
हाँ, LM सिंघवी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं इतना स्पष्ट क्योंकि कई बच्चे कुछ और लिख देते हैं। नोट्स मेरे पास है, नोट्स उसमें कई गलती हैं, कहीं कुछ लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। LM सिंघवी समिति बनाई गई। वैसे बेटा फास्ट लिखना भी तुम लोग शुरू करो। पेपर आपका 100% जुलाई में होगा। 100% बीपीएससी अपनी बात का है फिलहाल। ठीक है, डन। तो थोड़ा स्पीड से लिखा करो, ऐसा नहीं कि हमारा भाई स्पीड इतनी स्लो रहेगी तो कैसे काम चलेगा। क्या लड़ लड़ा के आ गई तुम? एंट्री मिल गई ना? यस, बैठो तुम, वेरी गुड। पानी दे दो, इसको पानी पिलाया। हाँ तो सही बात है, कोई बात नहीं, आने दिया करो, हेल्थ इश्यू थोड़ा बहुत हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। लिखे आगे। 21 मिनट में ही तुम टेंशन में आ गए। चलिए सर, आप लोग आप स्पीड में बोलिए, मैं स्पीड में बोलूं? ठीक है। LM सिंघवी समिति बनाई गई जिसने दो श्रेणी बनाई, जिसने दो श्रेणी बनाई। पीआईओ, एक तरफ लिखो पीआईओ और एक तरफ लिखो ओसीआई। पीआईओ में कम जगह देनी है और एक तरफ लिखो ओसीआई, ओसीआई में ज्यादा जगह देनी है। एक बच्चा कह रहा है सब मेंस एग्जाम कब होगा? वैसे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मुझे इतना पता है कि अब दिसंबर तक बीपीएससी चाहती है कि जनवरी से लेकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सब कुछ फाइनल कर दिया करेगी। यानी जुलाई से आगे और जल्दी हुआ करेगा। जुलाई में होगा तो दिसंबर में मेंस में सब होकर रिजल्ट विजल्ट सब इंटरव्यू फाइनल आउट। ये जुलाई इस बार लेट है थोड़ा सा, अगली बार इसे और पहले ले जाएगी, मई में ले जाएगी, फिर मार्च में ले जाएगी, फिर 2 महीने बाद मेंस लेके 1 महीने में, और पूरा पूरा फाइनल रिजल्ट आउट। सही भी है, 1 साल में खेल खत्म। 25 में घुसे, इंटरिम डीएसपी बन गए 26 में। 1 जनवरी को फॉर्म भरा और 31 दिसंबर को एसडीएम बन गए। यूपीएससी ऐसी करती है। ठीक है, लिखो आगे। अब आप लिखो पीआईओ के अंदर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और डेट लिखो 2002। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 2002। डन। लिखो पीआईओ श्रेणी को, इसी में लिखो पीआईओ श्रेणी को वर्ष 2015 में ओसीआई के अंतर्गत मिला दिया गया है, मिला दिया गया है। डन। अब लिखो ओसीआई में ओवरसीज, ओवरसीज, क्लियरिटी नहीं दिख पा रहा है तो पतला से लिख देता हूं। ओवर सीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज
सिटिजन्स ऑफ इंडिया। डन। समुद्र पार भारतीय कहते हैं इन्हें। डन। लिखे। ओसीआई कार्ड निम्न लोगों का बन सकता है, निम्न लोगों का बन सकता है। पहला, भारतीय नागरिक से विवाह करने पर और विवाह को 2 वर्ष हो चुके हैं, यह एक पंजीकृत विवाह है। दूसरा, नहीं लिख पाए? मैंने को बोलूंगा एक बार, जैसे स्लो बुलवा लो। दूसरा, बेसिकली पता है, बोल तो दोबारा भी सकता हूं, लेकिन जो बच्चे एक बार में सुन के लिख लेते हैं ना, वो मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाएंगे मेंस तक कि उनका थॉट आएगा तो लिख पाएंगे। और जो बार बार बोलूं ना, बार बार, तो उनकी बुद्धि वीक रहेगी। बताओ क्या चाहते हो, बुद्धि वीक, बुद्धि स्ट्रांग? बुद्धि स्ट्रांग करने का तरीका है कि किसी भी आदत को 0.1% इंप्रूव करो। अगर तुमने 1% डेली इंप्रूव किया, 0.1%, तो 1 महीने में तुम कई गुना इंप्रूव हो जाओगे, और 1 साल में कई गुना। नेक्स्ट, मैं स्लो बोलूंगा पर बोलूंगा एक ही बार। इससे क्या होगा, दिमाग ट्रेंड होगा कि एक ही बार सुना ही पड़ेगा, और वो एक बार में ऐसा कैच करेगा। और तुम भी कोशिश करो कि बगल वाले को नहीं देखना है। और अगर तुम ये आदत सीख गए 4, 5, 10 दिन में, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेंस में तुम्हारा आंसर दूसरे बच्चे से 20 मिनट पहले कंप्लीट होगा। लिख के दे रहा हूं इस बात को, लिख के। और अगर तुम ऐसे रहे कि एक बार, आधे बच्चे पता हमारी क्लास में कैसे हैं, मैं आपको किताब दूं पढ़ने को तो आप किताब पढ़ते हो, ऊपर का पढ़ते हो, नीचे का भूलते जाते हो। आप जब किताब पढ़ते होंगे अक्सर, तो ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा, तो नीचे का आते उसे ऊपर वाले को भूल जाते हो। ऐसे नहीं बनते अधिकारी। एक सरकार का इतना लंबा लेटर होता है, लव लेटर, और तुम उसको पढ़ के 5 मिनट में मंत्री को समझाओगे इसमें क्या लिखा है, तुम खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। डन। आदत सुधारो। ये सी सेट है ना, ये सी सेट बच्चे जो सोचते हैं ना कि ट्रिक से पास कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। अगर तुम्हारा दिमाग तेज नहीं है ना, तो तुम सी सेट नहीं कर पाते हो। ब्रेन को फास्ट बनाओ। वो एग्जाम किस बात का है, चेक करा तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। और तुम क्या करो, ट्रिक लगा रहे हो। ट्रिक लगा के नहीं पास होते, दिमाग को तेज बनाओ। ट्रिक लगा के तुम पास भी कर लोगे ना प्री सी सेट, तो मेंस में क्या है, क्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए? और मैं इसीलिए बात पर जोर देता हूं, आप अपने आप को विकास करो, विकसित करो क्वालिटीज को। ये एग्जाम ऐसा है ही नहीं, मैंने इतनी बार दिया, मैं बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें ऐसा कोई आदमी पास नहीं हो सकता जो जुगाड़ करके कोशिश करेगा। पहला ढक लो, दूसरा देख लो, सब चपरासी लेवल के लिए, दरोगा बरोगा के लिए। इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं पास हो सकता जो किसी प्रकार का ट्रिक और जुगाड़ लगाएगा, क्योंकि ट्रिक जुगाड़ से केवल प्री पास होगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। इसमें फाइनल वही बच्चा पास होगा जो ट्रिक और जुगाड़ की बजाय पहले ही साल से अपने दिमाग और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। वो 2-3 साल में एग्जाम पास करके धुआं धुआं मचा देगा। समझे कि नहीं? इस बात को याद रखना। जितनों को लग रहा है कि ट्रिक से आगे ढक लिया, पीछे ढक लिया, घड़ी देख ली, उल्टा कर लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। डन। लिखो आगे। जो एक बताओ, एक बच्चा दिमाग में इमेज नहीं बना पा रहा मिरर कैसे दिखेगा, वो क्या खाक बनेगा? मिरर को उल्टा कर लो। मेरी रीजनिंग OIR टेस्ट होता है एसएसबी इंटरव्यू में, OIR बोलते हैं उसे, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेशियो। अगर तुम्हारा OIR वीक है, तुम यार
इतने लेवल के गधे हो कि तुम घड़ी लगा के चेक करोगे उल्टी बनेगी सीधी बनेगी? टॉप क्लास गधे हो तुम, क्या अधिकारी बनोगे वे? और तुम देश का क्या ही नाश कर दोगे। तुम्हें तो अधिकारी बनाने से पहले चिन्ह देना चाहिए दीवार में। नहीं बन सकते। तुमने 4 इमेज देख भी ली घड़ी लगा के, उल्टा के सीधा, मिरर इमेज के वाटर इमेज। क्या खाक आदमी हो तुम। तब तुम दिमाग में घुमा ही नहीं पा रहे कि कैसे घूम रहा होगा क्या डाइस। क्या क्या हो तुम। शुड बी एक्सपर्ट। वाईआर आदमी को तेज होना चाहिए, ब्रेन की इमेजिनेशन पावर बहुत तेज होनी चाहिए कि आप घुमा पाओ कैसे घूम रहा है। प्रॉब्लम पता है रीजनिंग क्यों बनी थी? रीजनिंग बनी थी कि ऐसा बच्चा है जिसका दिमाग तेज हो। अब रीजनिंग के लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? लोग ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, उसको ट्रिक लगा देते हैं। और इसीलिए क्या हो रहा है, ट्रिक से रीजनिंग तो कर लेते हैं, फिर ट्रिक से उनसे गणित नहीं होता। और जिसकी रीजनेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तर्क क्षमता अच्छी नहीं होगी, उसका गणित अच्छा नहीं होगा। और जिसकी तर्क क्षमता अच्छी नहीं होगी, याद रखना, और सुकरात, प्लेटो ने जो द अकेडमी खोली थी एथेंस में पॉलिटी की, उसके गेट पे लिखा था जिसको गणित नहीं आता वो यहाँ एंट्री ना करे, क्योंकि पॉलिटी उसी की समझ में आएगी जिसको गणित आता होगा। समझे? क्योंकि तर्क क्षमता है, क्या है? आप तर्क दोगे, और तर्क किसका अच्छा होगा? जिसका रीजन अच्छा होगा, रीजनिंग अच्छी होगी। इसे देखो, जब एलएलबी का पेपर होता है, लॉ किसने दिया है? दिया है पेपर एलएलबी का, तो उस पेपर में ना लॉ बहुत अच्छी आती है, रीजनिंग बहुत अच्छी आती है। आप देना कोई पेपर देना बीए 12th के बाद एलएलबी का, तो उसमें बहुत अच्छी रीजनिंग आती है, अच्छे अच्छे से नहीं होती। उसे कहते हैं लीगल रीजनिंग, कानूनी तर्क क्षमता। समझ गए? तो धीरे धीरे दिमाग का विकास करो। अभी सब बातों में समय खराब होता है, लेकिन तुम जो करो, लिखो सेकंड नंबर। चलो, बहुत भाषण देता हूं मैं क्लास में, लेकिन ये भाषणों को अगर तुम सुनते रहे तो 1 साल के बाद आदमी बन जाओगे। अभी गधे हो। लिखो आगे। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे। भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या भारत के नागरिक थे, या भारत के नागरिक थे उनके वंशज, उनके वंशज, उनके वंशज, उनके वंशज। डन। थर्ड, ऐसा कोई क्षेत्र जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, उनके वंशज, उनके वंशज। अरे हाँ या ना? उनके, क्लियर? समझ आ गया? इसे क्या बोलेंगे? ओसीआई। लिखो ओसीआई कार्ड धारक के लाभ, उसी में लिखो, उसी में ओसीआई कार्ड धारक के लाभ, उसी ओसीआई कैटेगरी की लाइन में ओसीआई कार्ड धारक के लाभ। इन्हें जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम का वीजा प्राप्त होता है, वीजा प्राप्त होता है। डन। पॉइंट नंबर 2, बार बार पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती।
डन डन। अब लिखो 2 लाइन। ये भारत के नागरिक नहीं होते, अलग से लिखना स्टार बना के या नोट डाल के। ये भारत के नागरिक नहीं होते, इन्हें भारत में मतदान करने का, ये भारत के नागरिक नहीं होते, इन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होता, डन डन। तो जब भारत के नागरिक नहीं होते तो इनके पास वो सारे अधिकार नहीं होंगे, न तो राष्ट्रपति बन सकते, न चुनाव लड़ सकते। ठीक है, एक लिख दो, इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता, इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। अरे हाँ या ना? डन डन डन। अब लिखो एनआरआई। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस। क्या बोला था मैंने? नॉन, देखो, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय। एनआरआई वो लोग कहलाते हैं, एनआरआई वो लोग कहलाते हैं जो 183 दिन जो 183 दिन भारत से बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, तो 184वें दिन, 184वें दिन उनका एनआरआई कार्ड बन जाता है। देखो, एनआरआई कार्ड की योग्यता, एनआरआई कार्ड की योग्यता उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। डन। इसका रूल पता है क्या है? लिखो इसका नियम, इनकम टैक्स सेक्शन, इसका नियम इनकम टैक्स सेक्शन 6, इनकम टैक्स सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है। डन डन। देखो एक बात याद रखना, सेक्शन 6 कहता है इंडिया में 182 दिन से कम रहा हो, 182 दिन से कम रहा हो। सुनना, देखो ये तीन, आपने इनकम टैक्स पढ़ा है? इनकम टैक्स लॉ पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, उतना नहीं है, बीपीएससी में इतना है नहीं, इतने लेवल का नहीं है। ये बेसिकली आय के आधार पे इकोनॉमी का टॉपिक है इनकम टैक्स वाला। तो इनकम टैक्स के सेक्शंस होते हैं, उसमें आरओआर होते हैं, एनआरआई होते हैं। तो सुनो, अगर कोई आदमी 182 दिन, याद रखना, सुन लो ध्यान से,
182 दिन से कम अगर आप भारत में रहे हो, कम आप भारत में रहे हो, तो 100 कम आप भारत में रहे हो यानी कहां रहे हो, फिर कहां रहे हो, 182 दिन से कम आप कहां रहे हो, तो यानी कहां रहे हो फिर, समझ गए। तो 183वें दिन के लिए आप इलिजिबल हो जाते हो और फिर आपका कार्ड बन जाता है। तो आप एक लाइन लिख दो, 182 182 दिन से कम, 182 दिन से कम भारत में रहा हो, भारत में रहा हो, डन 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 डन। यानी अगर आप 182 दिन से कम भारत में रहे हो, इससे ज्यादा कम रहे हो, 183 रहे हो, तो अलग एलिजिबल होगी फिर, डन 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 डन, याद रखना इसको। चलो एनआरआई खत्म। अब डालते हैं, पढ़ते हैं सी ए, क्या पढ़ते हैं, सी ए, डालो हेडिंग सी ए, सी ए 2019। एक बच्चा कह रहा है सर पॉलिटी कितनी क्लास में खत्म हो जाएगी, बार बार पूछ रहा है। बेटा पॉलिटी 10 दिन में खत्म हो जाएगी, मैं चाहूं तो, और एक भी सवाल भी नहीं छूटेगा, है। तो अच्छे से पढ़ना है, तो पॉलिटी खत्म होने में कितना समय लगेगा, समय पॉलिटी खत्म होने में तुम्हारी क्लास की स्पीड को देख के लग रहा है मुझे कि आपकी क्लास की पॉलिटी खत्म होने में कम से कम 65 क्लास लगेंगे, 60 से 65, डन, 70 भी हो सकते हैं। अब पूछो, मैं करने को तो जादू है मेरे पास, जादू चलाऊं, चलाऊं। तो एक सिंपल भाषा में आंसर दूं आपको, इकोनॉमी और भूगोल में जितना लगा है उससे 5-10 क्लास ज्यादा लगे, आंसर इज ओवर, डन। अब पूछो क्यों, क्योंकि मुझे मेंस का वेटेज भी तैयार करना है। 114 नंबर का बच्चा वहां सांस नहीं ले पाता है, 75 नंबर का अगर मेंस होता तो मैं बैलेंस कर लेता। अगर मैं कराने को तो मैं ऐसे करा दूं मुश्किल से 40 क्लास में खत्म। तुम बताओ खत्म कराना है या पढ़ाना है, तो चुपचाप पढ़ो फिर बिना पूछे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या प्रोविजन है, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग सोचो, जिन विषय में मेंस में 75 नंबर का, उनमें तुम इतना समय दे दियो प्री में, फिर तो यहां समय नहीं दे पाओगे। पढ़ो आराम से। चलो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसके बारे में सुनो। और अगर खत्म, ज्योग्राफी सर हुआ नहीं, खत्म करने की बात है लाडले, तो 1 महीना दे दे बस, और उसमें अच्छे से पढ़ा दूंगा। लेकिन तुम क्या कॉपी चेक करते हो, पुरानी वाली नई वाली, हालांकि मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं तुम्हें, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, तब इतना समय लगेगा। चलो देखो ये क्या कहता है। अब ये सीए है ना, सीए, इस सीए को समझने से पहले तुम्हें 2-3 समझनी पड़ेंगी। एक होता है सीए, एक होता है एनआरसी, एक होता है एनपीआर, क्या होता है, और एक होता है असम अकॉर्ड, क्या होता है, असम समझौता, और एक होता है एनएलपी, आईएलपी, इनर लैंड परमिट। ये चारों बातें आपने सुनी है कि नहीं सुनी, सुनी है कि नहीं, आती होंगी आपसे, छोड़ दें इसको। देखो क्या है सीए, क्या है सुनो, ये सारी बातें लिंक्ड है। कहानी सुनो, पूरी कहानी सुननी है ध्यान से, कहानी क्या सुनो। देखो क्या हुआ, हमारे कंट्री में ना, भारत में, जब पापी पाकिस्तान का लड़ाई हो गया बवाली बांग्लादेश के साथ, तो बवाली बांग्लादेश से बहुत सारे लोग घुस के असम में आ गए। कहां आ गए, कहां आ गए, असम में आ गए, जो अवैध प्रवासी थे। तो हमारे देश के अंदर ना बहुत सारे अवैध प्रवासी आ गए। सर आप अपना जादू लास्ट में जरूर दिखा देना एक बार। तो सारे के सारे अवैध प्रवासी आ गए इंडिया के अंदर।
और जो इंडिया के अंदर सारे के साथ अवैध प्रवासी आ गए, तो क्या हुआ कि जो असम है, उस असम में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है आसू। क्या नाम है? तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो आसू ने क्या किया? आसू ने इस बात का विरोध किया कि असम की जनसंख्या काफी बढ़ गई। 1970 में पता चला कि असम की जनसंख्या काफी बढ़ गई। तो आसू ने भारत सरकार के साथ इस बात का एक एग्रीमेंट साइन किया। उसमें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? तो राजीव गांधी और आसू के बीच में 1985 में 15 अगस्त 1985 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस एग्रीमेंट को बोलते हैं असम अकॉर्ड, असम समझौता। और उस असम समझौते में यह लिखा गया, क्या लिखा गया? उस समझौते में लिखा गया कि जितने लोग 24 मार्च 1971 के बाद इंडिया आए, बांग्लादेश से बात कर, ऐसे लोगों को इंडिया से बाहर फेंका जाएगा। इसे कहते हैं असम अकॉर्ड। ऐसे लोगों को असम से बाहर निकाला जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब यानी अवैध प्रवासी पहले आपको पता होना चाहिए, अवैध प्रवासी कौन है, तभी तो बाहर निकालोगे। तो अब क्या होता है, अवैध प्रवासी निकालने के लिए सरकार को कराना पड़ेगा एनपीआर। अब एनपीआर क्या होता है? एनपीआर होता है किसी कंट्री का पॉपुलेशन का टोटल रजिस्टर। यानी जैसे हमारी क्लास है, तो हमारी क्लास में या हमारे देश में का नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, कि हमारी क्लास में टोटल हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, उसका रजिस्टर, उसे कहते हैं एनपीआर। मान लो हमारी क्लास में 10,000 बच्चे बैठे, 4,000 बच्चे बैठे, 5,000 बच्चे बैठे, तो 5,000 बच्चे हैं। अब मुझे निकालना हो इसमें अवैध बच्चे कितने, तो मैं क्या करूंगा? अपनी क्लास में से मैं उन बच्चों को निकाल दूंगा, माइनस करूंगा जो बच्चे क्लास में आई कार्ड लेकर आए। तो एनपीआर में से अगर आप एनआरसी कराओगे, एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या है? जोर से बोलो। नेशनल रजिस्टर ऑफ। अगर आप ये कराओगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अवैध लोग कितने, हाँ या ना? अगर आप देश की कुल जनसंख्या में से नागरिकों की जनसंख्या निकालोगे तो क्या समझ आएगा? क्या समझ आएगा? देखो सरकार को समझ आ गया था कि भारत में अवैध लोग कितने हैं, भारत में इलीगल माइग्रेंट कितने हैं, अवैध प्रवासी कितने हैं और उनकी संख्या कितनी है। ये भारत को ऑलरेडी समझ आ गया था कि हमारे कंट्री में इतने लोग अवैध हैं, इतने लोग इलीगल हैं। अब सरकार ने क्या किया? सरकार उन अवैध प्रवासियों को, इलीगल माइग्रेंट्स को, जो हमारे देश में हैं, उन माइग्रेंट्स को नागरिकता देने के लिए, सुनो ध्यान से मैंने क्या बोला, जो ऐसे अवैध प्रवासी जो आज हमारे देश में हैं, उन अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए, क्या देने के लिए? नागरिकता देने के लिए एक अधिनियम लेकर आती है जिसे बोलते हैं सीएए। क्या बोलते हैं? सीएए 2019। तो सीए क्या है? सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून है? नागरिकता देने का कानून है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये भारत सरकार नागरिकता देने की बात क्यों करने लगी, ऐसा क्या हुआ? तो सुनो, सीए किसको नागरिकता देता है, ये बात आपको समझनी है। किसको नागरिकता देता है? तो सीए कहता है कि नागरिकता सीए देता है, सीए के अंदर 3 देश हैं। कितने देश हैं? कहता है जितने लोग, 3 देश, 3 देश में एक देश का नाम है पापी पाकिस्तान। क्या नाम है? क्या नाम है? पापी पाकिस्तान। एक है पाकिस्तान, दूसरा कौन सा है? बवाली बांग्लादेश। और तीसरा कौन सा है? कौन सा है? अफगानिस्तान। क्या है? इसको बोलेंगे अफगानी अफगानिस्तान। कौन सा है? ये 3 देश हैं। कहा इन 3 देशों से, क्योंकि इन 3 देशों से भारत में बहुत से लोग आए, तो कहा इन 3 देशों से, 3 देश, इन 3 देशों से 6 धर्म। कितने धर्म? धर्म कितने? 6। 6 में कौन से? जोर से बोलो। दूसरा, अरे जोर से बोलो। हिंदू सिख। तीसरा, जोर से बोलो। चौथा, पांचवा और छठा, जोर से बोलो। छठा। का इन 3 देशों से
इन 6 धर्मों के आने वाले ये लोग कौन है? का ये जो 6 के 6 धर्म है, ये 6 के 6 धर्म धार्मिक रूप से, कैसे रूप से? धार्मिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय है। कैसे समुदाय है? उत्पीड़ित। यानी ये 6 के 6 जो धर्म है ये धार्मिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय है। का इन 6 धर्मों के इन 3 देशों से आने वाले लोग, ऐसे जितने भी लोग, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से हमारा कंट्री आजाद हुआ है, आजादी से लेकर जब हमारा देश आजाद हुआ है, यानी 15 अगस्त 1947 से जितने लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए, चाहे वो जैसे भी आए, कूद के आए, फलांग के आए, नीचे से घुस के आए, भाग के आए, रेल में लटक के आए, जहाज में लटक के आए, जितने भी आ गए, सबको एक बार में भारत की नागरिकता। आया समझ? आया समझ? और इन 3 देशों से इन 6 धर्मों के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद आएंगे तो जनरली आपने पढ़ा कि नागरिकता देने के लिए सरकार देशीकरण से 14 साल लेती है, पंजीकरण से 7 साल। ऐसे लोगों को देशीकरण से मात्र 5 साल रहने पर भारत की क्या मिल जाएगी? नागरिकता। क्या मिल जाएगी? तो सीए नागरिकता दे रहा है, छीन रहा है? दे रहा है, छीन रहा है? दे रहा है सीए। लेकिन नागरिकता दे किनको रहा है? देश कितने और धर्म कितना? धर्म कितना? 6 धर्म के 3 देश के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। अब आपके मन में सवाल होगा, जो सब लोगों के मन में सवाल था, हालांकि मैंने इस टॉपिक को मेंस से पढ़ा है, जब मेंस के नोट्स पढ़ोगे तो उसमें इसके पक्ष विपक्ष सब मैंने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आपके मन में फिर भी सवाल होगा कि सर इसमें मुस्लिम शामिल क्यों नहीं किए गए? यही ना? तो देखो, मुस्लिम इसलिए शामिल नहीं किए गए, अफगानिस्तान हिंदू कंट्री है, मुस्लिम कैसा कंट्री है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक? अगर इन तीनों देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के बाद अगर ये हमारे देश में भाग के आ रहे हैं तो वहीं चुनाव लड़ा दें, हम वहीं सरकार बना देंगे। भाई एक बात सोचो कि ये बहुसंख्यक यहां आ रहे तो कल को पूरा पाकिस्तान इंडिया में आ जाएगा। तो सरकार का कहना है, देखो पॉलिटी में ना एक बात याद रखना, कभी भी पॉलिटी 2 प्रकार से पढ़ी जाती है, एक ब्रेन वॉश करने के लिए और एक पढ़ने के लिए। पॉलिटिक ऐसा मात्र विषय है जो आपके दिमाग को बदल देगा, आपकी बुद्धि को बदल देगा। पॉलिटिक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग में जहर भी भर सकता है और आपके दिमाग को साफ भी कर सकता है, और किसी विषय की इतनी औकात नहीं है, कोई आपको टच नहीं कर सकती। भूगोल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक ही है, इतिहास सबका एक ही है। आज गांधी जी नहीं है, थे। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज क्या हो रहा है, आज से फर्क पड़ता है लोगों को, आज से। 57वीं क्रांति में क्या हुआ था, इससे सब लोगों को दर्द नहीं होगा, इससे होगा। तो पॉलिटी में एक बात याद रखनी है आपको, विचार संतुलित रखने। कैसे रखने? यही मैं तुम्हें सिखाऊंगा अगले 2-3 महीने में। मैं इसमें ये सीखते हैं संतुलित विचार। तुम कभी भी ना, देखो मैं एक पॉलिटी का टीचर हूं, मुझे पता सबसे कठिन काम क्या लगता है। मेरे लिए सबसे कठिन काम क्या है कि जब मैं किसी बच्चे को मेंस पढ़ाता हूं या पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मुझे एक तलवार की नोक पे चलना होता है कि उस बच्चे के दिमाग में किसी भी कीमत पे ये ना डले कि उस मेरी जाति क्या, उस बच्चे की जाति क्या है, मेरा धर्म क्या, उस बच्चे का धर्म क्या है, मेरी सोच क्या, उस बच्चे की सोच क्या है, मैं लिबरल हूं या वो उदारवादी है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पैसा कमाओ, दूसरे सब्जेक्ट का कोई मैं होता तो मैं कह देता कि अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं नहीं कह सकता। क्यों? मैं पॉलिटी का टीचर हूं और पॉलिटी का टीचर देश समझता। आप पॉलिटी के बच्चे हो, आप ये नहीं कह सकते, किसी भी मुद्दे पे आप विचार रखो। सीए है तो सीए के पक्ष में भी 5 बातें आप लिखोगे। जब मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने क्या कहा तो इसकी बुराई भी मैं 5 करूंगा। क्या समझे आप? आरक्षण है तो इसके पक्ष भी मैं 5 बताऊंगा और इसकी बुराई भी मैं 5 बताऊंगा। किसी भी चीज से अगर ये झलक गया, यही अंतर है, तभी पॉलिटी में नंबर आते हैं। जिस दिन मेरे दिमाग में ये बात आने लगी ना, उस दिन पॉलिटी पढ़ाऊंगा नहीं कभी भी, याद रखना इस बात को। जिस दिन तुम्हारे दिमाग से झलक गया कि तुम इस संप्रदाय को सपोर्ट करते हो, उस दिन पॉलिटी नहीं पढ़ सका, मैं नहीं पढ़ाऊंगा।
और न तुम पढ़ सकते हो न तुम लिख सकते। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो आपके दिमाग को पॉलिटी से चेंज कर देते हैं, इसीलिए आप मेंस नहीं लिख पाते। क्योंकि मेंस ऐसे नहीं लिखा जाता, बातों से नहीं होता मेंस कि मैंने इधर बोल दिया इधर बोल दिया, अब मैंने इधर घूम गया इधर घूम गया। लिखत, एक कहावत है, 100 लिखतम, 1 लिखतम 100 बकतम। हाँ या ना? क्या बोला मैंने? 100 बकतम। जब तुम आईआर पढ़ते हो तो हम आईआर में इजराइल का क्वेश्चन पूछा, और इजराइल को ऐसे तुम कितना भी बुरा बुरा बोल दो, लिख दोगे? देखा, बातें अलग है और लिखना अलग है। जब तुम आंसर लिखोगे ना, कई जगह से धुआं निकलता है आदमी का आंसर लिखने में। बकवास कर देना 100 बकतम और एक। आजकल क्या हो रहा है, आज की दुनिया में लोग ज्यादा बकेंगे, मुझको लिख के दिखाओ, है ना, लिखेंगे नहीं, लिख के दिखाओ, आंसर नहीं लिखा जाएगा तुमसे। आंसर लिखने में तुम पगला जाओगे, दरोगा नहीं है, इधर उधर भागोगे। क्या हुआ? 100 बकतम 1 लिखतम। पॉलिटी में लिखना ही टफ है, बकना आसान है। अभी हम बोलते हैं सीए बहुत अच्छा है, फिर हम बोलते हैं ये हुआ वो हुआ, फिर मैं छोड़ दूं तुम्हारे ऊपर बोल दूं कि अब सरकार ऐसा ही काम कर रही है। गलत अप्रोच है। सरकार ने गलत तो नहीं किया, मैं बोल दूं सीए बहुत अच्छा है, सरकार ने बहुत अच्छा किया, ये भी गलत है। परसेप्शन सब्जेक्ट है, क्या बनाता है? परसेप्शन, विचार बनाएगा ये आपका, इसी के विचार से आप चलोगे, बाकी में विचार नहीं है। बाकियों में अंग्रेजों को आप गरियाओ तो खूब गरियाओ, कोई इस क्लास में ये नहीं कहेगा कि लॉर्ड मेयो अच्छा आदमी था। कोई कह सकता है? मैं कहता हूं, और कोई कह सकता है इस क्लास में कि लॉर्ड रिपन अच्छा आदमी था? कोई कहेगा तो अंग्रेज की औलाद होगा। हाँ या ना? बोलो, बताओ, कोई है इस क्लास में जो कह दे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अच्छा था? इतिहास में आपको एक तरफ से धोना है उनको, खत्म बात है। क्यों? ग्रीस को वर्क। चलो टॉपिक पे आओ, समझो। अब यही समझना है, पहला टॉपिक है इसलिए बता रहा हूं सारी बात। देखो, अब सीए में मुस्लिम नहीं शामिल किए गए, तो मैं ऐसे ही बताता हूं, सरकार का ये कहना है, विपक्ष का, सरकार का ये कहना है और लोगों का ये कहना है, तो आपको विचार बनाना है। डन? ये मत ट्राई करना कि सब क्या सोचते हैं कभी भी, जब तक पॉलिटी पढ़ोगे 2-3 महीने, क्योंकि हमारे पास सब मुद्दे आएंगे। जाति में पढ़ाऊंगा, चुनाव में पढ़ाऊंगा, बिहार की जाति, जाति व्यवस्था का रोल, सब मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं आपके साथ घुसरता रहूंगा जाति वाति ये सब चीजों में। तो जब जब मैं घुस के बाहर निकलूंगा ना, तो सोच मत बना लेना कि सर क्या सोचते हैं, इससे दूर रहना, बाकी सब सेट है। डन? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो धर्म, ये सब मेरे ही सब्जेक्ट है ना एक्चुअली, धर्म, जाति, लैंगिक समानता, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। राजनीति, विचार, पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव जीतना, चुनाव हारना। तो तुम क्या सोचोगे, सर इस पार्टी को मानते, इस पार्टी को नहीं मानते? भाई बाकी में तो ये सब बातें नहीं है, मेरी में क्या है कि तुम्हें, इसलिए तुम्हें भी नहीं सोचना है। अगर तुम किसी पार्टी में चुनाव में वोट देते हो तो दो, यहां नहीं सोचना है। अगर आंसर राइटिंग में तुमने लिख दिया तो जो कॉपी चेक कर रहा है ना, ठीक है, चलो आगे समझो। देखो तो क्या है, हाँ सीए क्या है, देखो सीए का क्या पक्ष है। सरकार ने, अब में से पढ़ेंगे पक्ष, आप थोड़ा सा जान लो बस, यहां आपको इतना ही जानना है, 6 धर्म में 3 देश है। सरकार ने कहा कि देखो ये कंट्री जो है ना, इस्लामिक कंट्री है, इनमें हिंदू जो है वो माइनॉरिटीज है, सब माइनॉरिटीज है, बाकी सब मेजोरिटीज है, हम मेजोरिटी को नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि बताओ श्रीलंका को क्यों नहीं दिया तुमने? तो सरकार ने कहा श्रीलंका से कम लोग आए, इन देशों से ज्यादा 2 देश लोग आए। फिर लोगों ने कहा कि धर्म के आधार पर आप कैसे नागरिकता दे सकते हो? तो सरकार ने कहा कि हम धर्म के आधार पर नागरिकता, धर्म के आधार पर मनाई मौलिक अधिकार की है कि किसी व्यक्ति के जो हमारे नागरिक हैं उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये तो गैर नागरिक है ना भाई, तो ये तो नागरिक है ही नहीं। ऐसे करके सरकार ने इस बात का पक्ष लिया। कमेंट मत डिलीट करो किसी का, पहले कमेंट मुझे पॉप करके दिखाओ प्रॉपरली क्या कमेंट है, उसके बाद उसे टर्मिनेट करना है या ब्लॉक करना है। ब्लॉक नहीं करना है, टर्मिनेट करना है। तो ये क्या होगा, इसी आधार पर सीए की बुराई करी गई। तो लेकिन फाइनली सीए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सीए को ग्रीन झंडी दे दी और आज सीए हमारी कंट्री में लागू है। तो सीए से सरकार ने क्या किया, सरकार ने सीए के माध्यम से इतने बड़े समुदाय को नागरिकता प्रदान
कर दी, इसे कहते हैं हम CAA। तो CA नागरिकता देता है। अब सरकार CA से नागरिकता दे दी, अब CA के बाद सरकार कराएगी NRC। क्या कराएगी? क्या कराएगी? और जितने लोगों के पास अब जो थे उन्हें तो नागरिकता मिल गई भाई। सरकार ने इससे क्या हुआ कि जो जो मान लो 10 लाख लोग थे, 10 में से 4 लाख 2 लाख को नागरिकता दे दी। अब कराएगी NRC। अब जो अवैध प्रवासी निकलेंगे उनका सरकार क्या करेगी? इस असम अकॉर्ड को लागू करने के लिए वो सरकार जाने। बात समझ आई? बात समझ आई? अभी तक सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। समझ आया? लिंक है ना सारा एक। CA से नागरिकता मिली या छिनी? NRC से ये प्रूफ होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नागरिक नहीं है। उसके बाद जो अवैध होंगे, कैसे होंगे, उनका सरकार क्या करेगी? वो अलग लॉ आएगा। समझ आया? फिलहाल यहां तक है। डन। कौन है टर्मिनेट? किसको टर्मिनेट? क्या हुआ? क्या है? कोई है क्या बच्चा? है? है? क्या कमेंट कर रहा था? अपने में लड़ रहा था? चलो लिखे जरा आगे। अब डालो हेडिंग CA 2019। CA 2019 लिखे। CA के माध्यम से 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, सवाल यहीं से बनेगा, से आने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों का अंडरलाइन कर दो। देश कितने? से आने वाले 6 धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, आने वाले 6 धर्म लिख दिए के लोग जो इन 3 देशों में धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय हैं। डन? डन? कौन है वो? और धार्मिक रूप से कैसे? उसे बोलते हैं रिलीजियसली परसिक्यूटेड। पूरे लाइन को अंडरलाइन करो। यानी धर्म के आधार पर उनके साथ क्या हो रहा है वहां पे? धार्मिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय हैं, उसे कहते हैं रिलीजियसली परसिक्यूटेड। आप उसको अंडरलाइन कर दो, धार्मिक से उत्पीड़ित को। समुदाय हैं ऐसे लोग स्वतंत्रता से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक जैसे भी भारत में आए हैं, जैसे भी भारत में आए हैं, उन्हें एक बार में भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। एक बार में भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। डन हो गया? डन। दूसरा, इन 3 देशों से
इन 6 धर्मों के लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आए हैं। उन्हें 5 साल निवास करने के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कितनी साल बेटा? 5 साल निवास करने के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाए। अच्छा, इन 3 धर्म के अलावा आएगा तो मिलेगी कितनी साल? 14 साल। नहीं समझे? अरे कोई पाकिस्तान से और धर्म का, हालांकि पाकिस्तान के लिए तो अप्लाइड ही नहीं है नागरिकता हमारे यहां, लेकिन आप किसी और कंट्री से आए हो, कहीं से आए हो, अमेरिका से, कहीं से भी आए हो, तो कितने साल रहना पड़ता है आपको? 14 साल। इसमें कितना साल हो गया? 5 साल। नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। डन। तो इससे क्या हुआ? नागरिकता मिली या छिनी? अब सुनो, जब इससे नागरिकता मिली तो इसका विरोध हुआ क्यों? एक तो मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। समुदाय ने विरोध इस बात के लिए किया कि अब सरकार हिंदुओं को नागरिकता दे रही है, सिखों को दे रही है और मुस्लिमों को नहीं दे रही है, तो अब मुस्लिमों को सरकार बाहर करेगी जिन्हें नागरिकता नहीं देगी। हालांकि एक बात बताऊं, ये बात तो एनआरसी में पता चलेगी कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या शर्त रखी है, सरकार कितना पुराना डॉक्यूमेंट मांग रही है। कोई भी देश की सरकार किसी भी आदमी को लोकतंत्र से बाहर नहीं निकालती, हर आदमी का जिसका वोट है। एक बात बताओ, सरकार ने ये मांग भी लिया कि तुम 1971 का प्रूफ दिखाओ, तो क्या तुम्हारे पास 1971 का प्रूफ नहीं है? वो प्रूफ ऐसे नहीं होता। गांव में, तुम जिस गांव में रहते हो, तुम अपने गांव में जाना, तुम्हारे खानदान का 200 साल पुराना भी प्रूफ होगा, वो कागज में नहीं होता, वो कई प्रकार से होता है। और अगर तुम कहीं से आए होंगे अपने गांव में, इस बात का ही प्रूफ होगा कि तुम 100 साल पहले कहीं से आए थे, ये है। और 100 साल तो हुई भी नहीं है। अगर 71 का ही लगा लो तो कितनी साल हुई बताओ भाई? 71 से लगाओ तो 30 साल और 20 साल, 50-55 साल। चलो मैं कह रहा हूं 60 साल। तुम 60 साल का प्रूफ नहीं दे पाओगे? हद है यार। डॉक्यूमेंट जल गया हो तो सरकार बेटा विकल्प देगी। इसके कई प्रकार के विकल्प होते हैं। पहली बात तो सच्चाई बताऊं तुम्हें, 1971 में जो पैदा हुए थे वो अभी भी मरे नहीं है, मर गए लोग, जिंदे हैं। समझ गए? 1971 की जो लड़ाई लड़े थे वो भी जिंदे हैं आज। तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा सरकार क्या बताती है। अभी इसके बारे में सरकार ने कुछ बताया नहीं है, तो जब तक बताएगी नहीं, अभी सरकार जनसंख्या जनगणना करा रही है, आप लोग जनगणना में भाग लें, अपना डेटा दर्ज कराएं, बताएं कि आपके पास ये प्रूफ है, जो जो उसके अंदर पैरामीटर उनको आप बताएं, जो जो मांगा गया है सारी जानकारी दें, सब सब बातें बताएं। ऐसा नहीं भागे घूम रहे हो। जनगणना पहले क्या था, जनगणना वाले आते थे, लोग घर बंद कर लेते, जाओ हम नहीं बता रहे कितने लोग हैं हमारे घर में। ऐसा होता था जेन्युइनली। अभी जैसे मेरी वाइफ की ड्यूटी जनगणना में लगी, तो पहले क्या था, लोग ना गेट बंद कर लेते थे कि जनगणना नहीं करा रहे हैं। अब लोग पता है भाग के आ रहे हैं, लिखो 3 आदमी है लिखो। उनको पता है क्या लग रहा है? जैसे मान लो SIR हुआ बिहार में, तो SIR में लोग घर से आए भाग के कि हमारा नाम लिखो, है कि नहीं है। उनको लगा कि नाम नहीं हुआ तो क्या होगा, मामला साफ हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग ना ज्यादा से ज्यादा भाग लें और बताएं कि हमारे पास ये प्रूफ है, हम देश के नागरिक हैं। और मुझे लगता है कि जनगणना जब होगी तो देश की जनसंख्या बहुत निकलेगी, अब धुआं उड़ जाएगा। आया ना? क्योंकि अब तक थे 5, बताए जा रहे थे 3।
अब होंगे 5 तो कोशिश करिए कि 5 बता दो, एक आने वाले की बता दो 6। लोग देखना यही बता देंगे कि 5 बाहर है, एक अंदर है, 6 7। दो एक दो बच्चे और होंगे, उनके भी नाम लिख दो। हाँ, क्योंकि लोगों को डर ये होगा कि जिसका नाम नहीं लिखा है, कोई भी क्यों ना हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सबकी। मैं ही भाई, मैं पहले नागरिकता में मुझे लगता था चलो कहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। अब मैंने स्पष्टली बोला घर वालों को, नागरिकता वो कहाँ, SIR। तो मैंने कहा मेरा कहाँ है, मैंने बहुत स्पष्टली पूछा कहाँ है मेरा वोट, SIR में कहाँ नाम है। अगर छूट गया तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकाले जा रहे हो, लेकिन देश की रियल NPR होगा, पता चलेगा कितनी जनसंख्या है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब बच्चों वाली बात है। यहां तक हो गया, डन। चलो अब इसके आगे लिखो आप लोग। तो ये हो गया। अब लिखो आप NRC। समझ गए CA क्या है? क्लियर हो गया, लिंक हो गया NRC के साथ। CA का क्या लिंक है? तो आप लिखो NRC। NRC फुल फॉर्म लिखो, नेशनल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नागरिकों के जनसंख्या का, नागरिकों की जनसंख्या का रजिस्टर, NRC ना, NRC लिखो। NRC में देश की नागरिकों की कुल जनसंख्या का वर्णन होता है। उन्नीस सौ इक्यावन में प्रथम NRC हुई थी, इसके बाद होती रही है कई बार। डन, डनाडन। आपसे से फुल फॉर्म पूछेगा। 1951 में NRC कब हुई? पहली बार हुई। अब लिखो NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। देश की कुल जनसंख्या का वर्णन जिस रजिस्टर में होता है उसे NPR कहते हैं। देश की कुल जनसंख्या का वर्णन जिस रजिस्टर में होता है उसे NPR कहते हैं। डन, क्या कहते हैं? NPR लिखो। 2010 में NPR बना, 2015 में अपडेट हुआ। डन, कि बनता रहता है, अपडेट होता रहता है। डन, डन हो गया। अब डालो असम समझौता, इसके बगल में असम समझौता लिखा है ना, लिखे असम समझौता क्या है। असम समझौता, देखिए असम समझौता असम समझौता 15 अगस्त 1985 को
85 को राजीव गांधी और आंसू, आंसू लिखा आगे, आंसू लिखा है ना। ऑल असम, ऑल असम, ऑल की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी क्या असम की? वेरी गुड। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट यूनियन के मध्य हस्ताक्षर हुआ था इसके अनुसार 31 दिसंबर, सॉरी नहीं नहीं, इसके अनुसार 24 मार्च, 31 दिसंबर तो वहां हो गया। इसके अनुसार 24 मार्च 1971 के बाद असम में अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों को असम से बाहर किया जाएगा, असम से बाहर किया जाएगा। अरे हाँ या ना? असम से बाहर किया जाएगा। डन डन, चलो हो गया सब। क्या कुछ रहा है? एक रहा है आईएलपी, इनर लाइन परमिट, लिख दो इसको भी खत्म करो। आईएलपी, इनर लाइन परमिट। मैं तुम्हें काफी करा दे रहा हूं चीजें, पिछली बार के वैसे काफी ज्यादा करा दे रहा हूं, फिर भी रोगे तो रोते रहना। और ये तो प्री में तुम पढ़ रहे हो, यूपीएससी वालों को एक बार जाके देखना, यहीं पे कहीं भी देख लेना जाके, उनकी कॉपी में जितना प्री में होगा तुम्हारी में उतना उनका पूरा मिला के होता है। इनर लाइन परमिट, बहुत डबल आनंद लेते हो तुम बीपीएससी में। इनर लाइन आईएलपी देखो, इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट है 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर, 1873 में ईस्टर्न फ्रंटियर, यानी इधर देखो एक्चुअली क्या था, ईस्टर्न फ्रंटियर जो हमारे कंट्री के हैं, 1873 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत ये प्रावधान था कि कुछ ऐसे भारत के पूर्वी राज्य थे जिन राज्यों में आपको प्रवेश करने से पहले एक परमिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्यों लेना पड़ेगा परमिट? क्योंकि इन राज्यों में ट्राइब्स थी। क्या थी? तो इन राज्यों की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, कैसी पॉपुलेशन है? इन राज्यों की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इन राज्यों की जो जनजाति है, क्या है? इन राज्यों की जो जनजाति जनसंख्या है, इस जनजाति जनसंख्या को आप नुकसान ना पहुंचाएं। तो इन राज्यों की ट्राइबल पॉपुलेशन को आपसे बचाने के लिए 1873 में एक कानून बनाया जिसे बोलते हैं इनर लाइन परमिट। आज इस कानून में 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में अगर आप जाओगे तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा। 10 दिन, 1 दिन, 2 महीना, 30 दिन से ऊपर आप जा रहे हो तो आपको एक परमिट मिलेगा, उस परमिट से आप वहां रहोगे। वजह नहीं, यहां से गए और वहीं जाके गच्च रहने लग गए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे राज्य है अरुणाचल प्रदेश, कौन से राज्य है? इन राज्यों का नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नागालैंड और तीसरा है एएन मिजोरम। कौन सा है? और अब इसमें नया ऐड हो गया था मणिपुर। कौन सा है? इन 4 राज्यों में आप जाओगे तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? बोलो हाँ, लिखो सीए और सीए भी है बेटा,
सी भी तुमने कहां से पढ़ा? मुझसे? सीए भी है, मैंने सीए भी बताया भी था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या था? एक बिल। बिल मतलब, बिल मतलब, और जब बिल पे राष्ट्रपति साइन करते तो क्या बन जाता है? सी ए मतलब एक्ट, एक्ट मतलब कानून। चलो, आईएलपी, इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट, आईएलपी लिखे। इनर लाइन परमिट को, सर जी आज आपने आंखें खोल दी, आंखें खुली हैं बस, आंखें तुम्हारी मौलिक अधिकार में खोलूंगा, अभी तो बस मैंने तुम्हारे हाथ खोले हैं। इनर लाइन परमिट, आईएलपी लिखे। आईएलपी, आईएलपी, तो मैं यही तो बोल रहा हूं, आईएलपी को 1873 में बनाया गया, जिसका पर्पस था, जिसका उद्देश्य था जनजातीय जनसंख्या को जनजातीय जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना। वर्तमान में यह वर्तमान में यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में लागू है। लिखो, टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए 15 से 30 दिन का परमिट बनता है। परमिट बनता है। लिखो, जिन क्षेत्रों, जो क्षेत्र इनर लाइन परमिट में आते हैं, जो क्षेत्र इनर लाइन परमिट में आते हैं वहां सीए लागू नहीं होता, वहां सीए लागू नहीं होता। डन, 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 बोलो। चलो, और पता फॉरेनर्स के लिए क्या होता है? मैंने नोट्स में अपडेट भी कर दिया है। ये सब पुराने नोट्स में नहीं पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम, इस बार मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब बताओ? आएगा नहीं? एक्चुअली क्या है ना कि मेरी जो किताब है 3500, उसी में इतने टेढ़े टेढ़े सवाल हैं कि कई बच्चा बोलता है सर आपका ही सवाल, उसमें सवाल सारे आईएएस के, तो आईएएस का प्री ही यहाँ पढ़ाना पड़ेगा बीपीएससी में, तभी तो बच्चा सॉल्व कर पाएगा उसको, उसी में फंस जाता नहीं तो। देखो क्या है, अब जैसे एक होता है पाप, क्या होता है? परमिटेड एरिया परमिट होता है वो, यानी पाप होता है फॉरेनर्स के लिए। किसके लिए होता है? लिखोगे, विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए पाप होता है, पाप, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। क्या होता है? पाप, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। डन? आया मजा? देखो पढ़ाने को तो कितना ही पढ़ा दो तुम, पॉलिटी में समय होना चाहिए, कितना ही पढ़ते रहो। और पॉलिटी में एक खास बात और है, जितना ही मैं पढ़ा लूं
वो सब मेंस में काम आ ही जाएगा। ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हो पॉलिटी, काम के लिए पढ़ रहे हो। कुछ नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। काम होगा, लेकिन अब एक लिमिट तक पढ़ाना पड़ता है ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। चलो खत्म करें आप इसको, नागरिकता खत्म करें, धुआं धुआं साफ, खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है क्या? रिवीजन, रिवीजन। देखो मेरे लाडले, एक बात तो मान लो, थोड़ा और थोड़ा मेरे पास तो बहुत है। और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे पास जो है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि मेरा विषय में से 75 नंबर का नहीं है, 114 नंबर का है। सब काम आएगा, सब कुछ काम आएगा। 7-7 नंबर के सवाल आए प्री में, मेंस में, वो प्री की कॉपी में से आए, सब काम आएगा। पर फिर भी ना समय की बात है, ठीक है? डन। चलो रिवीजन करोगे इसका? अरे छोड़ो, क्या करोगे? चलो ठीक है, बताओ। एलएम सिंघवी समिति ने, चलो एक पूरा पूरा पूरी नागरिकता, पूरी नागरिकता रिवाइज करा दो। यार तुम तो जान लेके मानोगे यार। यहां देखो, नागरिकता भारत में कह रही है द्वैरी, कह रही है द्वैरी, सिंगल या डबल, जस्ट सैंगुइनस या जस्ट सॉली, जस्ट सैंगुइनस या जस्ट सॉलिक? अरे हाँ या ना? नागरिकता के कितने आर्टिकल हैं? 5, 6। भारत के लोग 26 जनवरी को भारत के नागरिक थे, कौन सा आर्टिकल बताता है? पाकिस्तान से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान, तारीख याद है? 19 जुलाई 1900, 19 जुलाई 1900। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? भारतीय मूल के लोगों के बारे में प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? अगर भारत की नागरिकता किसी अन्य की नागरिकता ग्रहण करी, भारत की नागरिकता, नागरिकता समान। नागरिकता के प्रावधान कब तक बने रहेंगे? जब तक संसद कानून बनाने की पावर कौन से आर्टिकल में है? नागरिकता के संबंध में लॉ बनाने की पावर किसमें है? किसमें? क्या संसद ने शक्ति को यूज करके लॉ बनाया? उस अधिनियम का नाम क्या है? 1900। इस अधिनियम से नागरिकता ग्रहण करने के तरीके कितने? कितने तरीके? पहला क्या है? जोर से। दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है? पांचवा। किसे मिलाकर? किसे मिलाकर? किसी बच्चे का जन्म कहाँ हुआ हो, माता पिता में से क्या हो? दूसरा, अवैध प्रवासी। अगर बच्चे का जन्म का कितना साल, क्या होना चाहिए? एफिडेविट क्या देना है? अच्छा, दूसरा, पंजीकरण के लिए कितनी साल, कितनी साल? देशीकरण कितनी साल? नागरिकता कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? किसकी रिपोर्ट? किसकी रिपोर्ट? किसी भूभाग को मिलाने पर नागरिकता मिलेगी? बाध्यकारी है, बाध्यकारी है। नागरिकता खत्म करने के तरीके कितने? कितने तरीके? पहला, अगर किसी अन्य की नागरिकता ग्रहण करोगे तो भारत की नागरिकता। दूसरा, क्या करना? तीसरा, कितनी साल बाहर रहे? सूचना बिना सूचना, सूचना बिना सूचना। देशद्रोह हाँ या ना? दुश्मन की मदद करना हाँ या ना? वंचित होगी या नहीं? अरे हाँ या ना? जोर से बोलो। नागरिकता के विदेश का अध्ययन करने के लिए कौन सी कमेटी बनी? कौन सी कमेटी बनी? एलएम
LM सिंघवी कमेटी कब बनी? सन सन इसने कितनी कैटेगरी बनाई? एक का नाम, एक का नाम। ये कब बने? ये कब बने? 2000। दोनों मर्ज कब हुए? 2000। अब वाली का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? ओसीआई कार्ड किसका बनता है? जिसके जिसके जिस भारतीय पुरुष से क्या कर लियो? शादी कितनी साल? कैसी हो? कैसी हो? 26 जनवरी को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या बन थे? हाँ या ना? ऐसा देश जो कितने कितने बाद बना है भारत का हिस्सा, उनका कौन सा कार्ड बनेगा? कौन सा कार्ड बनेगा? ओसीआई कार्ड को वीजा फ्री है, आ जा सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वोटर हैं, वोटर हैं। अच्छा, वो भारत के नागरिक हैं? अरे हाँ या ना? तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? एनआरआई भारत के नागरिक हैं, 182 दिन से क्या हो रहा हो? कम। 182 दिन से क्या रहा हो? क्या बन जाएगा? एनआरआई। एनआरआई कार्ड, एनआरआई कार्ड। अच्छा, एक होता है सीए, हाँ या ना? सीए कब आया? 2000। सीए में कितने देश हैं? कितने देश हैं? पापी, बवाली और क्या है? कितने धर्म है? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी। ये आए हो कब तक? 31 दिसंबर 2000। सर आगे वो कहां के हो गए? भारत के। इसके बाद है तो कितनी साल? कितनी साल? कितनी साल? कितनी साल? इसको सरकार किसके लिए लाई थी? असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड कब हुआ? 15 अगस्त 1900। 15 अगस्त 1900 किसके बीच में हुआ? राजीव गांधी और आसू। राजीव गांधी और आसू। अच्छा, ये हुआ तो इसमें डेट क्या है? 24 मार्च 1971। 1971। सरकार क्या करेगी? एनपीआर। क्या करेगी? और क्या करती है? एनआरसी। क्या करती है? पॉपुलेशन किसमें? एनपीआर। और सिटीजन किसमें? किसमें? सर ये क्या आईएलपी की जगह लागू होगा? जहां आईएलपी स्टेट है वहां एनआर ये सीए लागू होगा? नहीं। आईएलपी कब बना? 1873। 1800। वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा। धुआं धुआं खत्म। बोलो आया ना? फिनिश्ड। लो, क्या था इसमें? अब पढ़ेंगे नागरिकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ऐश करो, बिंदास रहो, खुश रहो। ठीक है, थैंक यू एंड वेलकम।